नमस्कार। वर्ल्ड मैपिंग एक ऐसा पोर्शन जिससे प्रश्न आते ही हैं और आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड थी कि वर्ल्ड मैपिंग पे कुछ कार्य यहाँ पर किया जाए, कुछ क्लासेस यहाँ पर कराई जाए, जैसे कि वर्ल्ड मैपिंग तैयार हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वर्ल्ड मैपिंग सीखनी है तो उसके लिए कुछ चीज़ें अनिवार्य हैं, बेसिक चीज़ें जो आपको जानना ही होगा। वर्ल्ड मैपिंग के साथ में हम इंडिया की मैपिंग भी इसमें शामिल कर ले रहे हैं। चाहे वो इंडिया की मैप की बात करें और चाहे वर्ल्ड की मैप की बात करें, मैप देखने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ तरीके होते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको जाने बिना आप उनको नहीं समझ पाएंगे। जैसे किसी जगह की स्थिति का निर्धारण करना, आप जीपीएस ऑन करते हैं और किसी जगह पे आपको जाना है और आप वहां पर जाकर रुक जाते हैं, जीपीएस बता देता है आपको कि आप अमुक स्थान पर पहुंच गए। ये सब कैसे संभव हो पाता है? ये सब मैपिंग का ही एक एप्लीकेशन है जो गूगल यूज करता है। गूगल मैप के माध्यम से, ग्रिड के माध्यम से वहां तक आप पहुंच पाते हैं। मैपिंग की जो आज हम क्लास करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखेंगे कि वो कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना अनिवार्य है मैप के बारे में, जिससे कि आपको मैपिंग समझ में आ जाए। सबसे पहली चीज, मैप अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको मैप के बारे में जानना होगा कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर जो आपके सामने मैप है, इसमें देखिए केवल आउटलाइन है और कुछ नहीं है। क्या है? केवल आउटलाइन। ये वर्ल्ड का मैप है लेकिन ये केवल आउटलाइन है। इसमें कोई कॉन्टिनेंट का डिवीजन नहीं है, कोई कंट्री का डिवीजन नहीं है। आप देख सकते हैं इसको, ये सब कुछ ऐसे आउटलाइन बनाकर आपके सामने ये पूरा जो मैप है आउटलाइन के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया है। ये वर्ल्ड का आउटलाइन मैप है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे किसी को दिखाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कहाँ इसमें नॉर्थ अमेरिका है, कहां तक इसमें नॉर्थ अमेरिका रहेगा, आगे कौन सा देश कंटिन्यू होगा, इंडिया की अगर बाउंड्री की बात करें तो वो कहां तक है, ऐसे सारे देश की, अफ्रीका की कहां है, चाइना कहां है। इसमें आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि इंडिया कहीं यहां है, लेकिन ऐसे कहां? तो इसलिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर हम मैप का अध्ययन करते हैं। अब चलिए एक मैप आगे बढ़ाते हैं, इसको एक स्टेप आगे बढ़कर इस मैप को देखते हैं और आपको यहां पर समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे कैसे मैप डेवलप होता है। इस मैप को आप देख रहे हैं तो देखिए यहां से ये डिवाइड हो गया, यहां पर ये देखिए बाउंड्री है और ऐसे करके आप ये पूरा देख रहे हैं। तो इसको आप जान रहे हैं कि ये कौन सा देश है, तो ये आप इसको नाम दे सकते हैं कनाडा। क्योंकि कनाडा इसलिए आपने दे दिया क्योंकि पहले भी आपने ये मैप देख रखा है। थोड़ा सा इधर आप बढ़े और यहां पर आए और यहां पर आपने इसका नाम दे दिया इंडिया। कोई शक? इंडिया है ये। यहां पर आप पहुंचे और आपने इसको देखा और आपने कहा ये ग्रीनलैंड है। यहां पर आप पहुंचे और आपने इसको कह दिया ये चाइना है। ये आप कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि मैप में बाउंड्री बनी हुई है। ये जो बाउंड्री है इसी के जरिए हम जान पाते हैं कि किसी देश का एरिया कितना है। लेकिन इस मैप में एक चीज और देखिए, इंडिया तो दिख रहा है आपको, लेकिन इंडिया में यूपी कहां है, इंडिया में उड़ीसा कहां है, इंडिया में आसाम कहां है, जम्मू कश्मीर कहां है, ये आपको नहीं दिखेगा। इंडिया के बगल में पाकिस्तान जरूर आपको दिखेगा, अफगानिस्तान आपको जरूर दिखेगा, लेकिन आप उसके अंदर कितने डिवीजन है ये नहीं देख पा रहे हैं। वो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे डिवीजन हो जाते हैं। ये सब आपको समझ में आ जाएगा। आज की एक बेसिक क्लास देखिए, आपको अगर ये अच्छी लगे तो आप हमको बताइए। आगे की क्लासेस जो होंगी उसको कॉन्टिनेंट वाइज या जैसे भी जहां पर जैसी जरूरत होगी उसको हम करेंगे। इंडिया की भी मैपिंग करेंगे और इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जिससे कि आपका डेली कुछ ना कुछ मैप में रिवीजन होता रहे। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उन बेसिक कंसेप्ट्स को देखते हैं जिसके जरिए हम मैप को समझते हैं। ये मैप आप देखिए, ये जो मैप है इस मैप में आपको कुछ चीजें रंग बिरंगी भी दिखाई दे रही हैं। ये बारी अभी बहुत बाद में आएगी जब इन कलर्स का मतलब आप समझेंगे। आगे के मैप्स में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कुछ रेखाएं आपको दिख रही हैं, उनके बारे में मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा एक रेखा होती है अक्षांश, है ना, जिसको आप लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, लैटिट्यूड। एक रेखा होती है देशांतर, जिसको आप लॉन्जिट्यूड के नाम से जानते हैं, लॉन्जिट्यूड। और एक शब्द होता है हेमीस्फीयर, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं गोलार्ध। इसका भी नाम आपने सुना होगा। हेमीस्फीयर के बारे में यहां पर बात हो रही है।
इन सबको अगर हम समझ लें और इनके समझने का हेतु क्या है, मतलब क्या है, ये आप समझ जाए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आपको अक्षांश रेखा समझना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा, एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। अंग्रेजी में इसका नाम होता है इक्वेटर। इसके बगल में आप जहां भी देखेंगे 0 डिग्री लिखा रहता है, 0 डिग्री आपको लिखा मिलेगा। नॉर्थ और साउथ भी इन्होंने लिख दिया है, लेकिन 0 डिग्री न्यूट्रल लाइन होती है, ना वो नॉर्थ में होती है ना वो साउथ में होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर हम उत्तर में जाते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध होता है, नॉर्थ हेमीस्फेयर होता है। और अगर हम इससे दक्षिण में जाते हैं तो ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, साउथ हेमीस्फेयर होता है। इतना आपको समझ में आ गया? जो इक्वेटर है, इसी के भरोसे, इसी के सहारे कुछ और रेखाएं हैं जिनकी स्थिति निर्धारित होती है, उन्हीं को हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। इक्वेटर के उत्तर में आप जाएंगे और उसके दक्षिण में जाएंगे तो आपको इसी के समानांतर कई रेखाएं ऐसे खिंची खिंची मिल जाएंगी। पूर्व से पश्चिम दिशा में ये ऐसे खिंची हुई मिल जाएंगी। जो आप मैप देख रहे हैं, वास्तव में पृथ्वी का मैप ऐसा नहीं होता है, ये एक गोले पे होता है। काफी हद तक इसमें गोला वो दिखाया गया है, लेकिन पूरा आप एक साथ देख नहीं सकते, इसमें तो पूरा ओपन कर दिया गया है। ये हिस्सा जो ये नॉर्थ अमेरिका का ये चोंच वाला हिस्सा निकला हुआ है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, और इधर आप रशिया में आएंगे, रसिया का जो ये चोंच वाला हिस्सा निकला है, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। कैसे क्या कंसेप्ट होता है, डेली की मैपिंग में आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप अब इतना जानिए कि इसको अध्ययन की सुविधा के कारण ओपन कर दिया जाता है, जिससे सारी चीजें आपको दिखें। तो अक्षांश रेखाएं कैसे निर्धारित की जाती हैं? विषुवत रेखा के समानांतर निश्चित दूरी पर उनसे ये स्थित होती हैं, और ये उत्तर और दक्षिण दोनों में होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, क्या होती है, ये सब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में एक स्पेशल क्लास लेके उसमें देख लेंगे। उसमें टाइम जोन का निर्धारण भी हम देखेंगे। ठीक ऐसे ही दक्षिण में भी होती हैं, जैसे कि उत्तर में हमने समझा। अब आप 0 डिग्री इक्वेटर से, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से, विषुवत रेखा से जब आप उत्तर में बढ़ेंगे तो आपको एक रेखा नजर आएगी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 इसको बोलते हैं, डिग्री में इसको लिखा जाता है। तो 23.5 डिग्री जो ये नॉर्थ है, इसको क्या कहते हैं? ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको कहते हैं हिंदी में कर्क रेखा। ठीक ऐसे ही जब हम दक्षिण में जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमको मिलती है 23.5 डिग्री साउथ में, और इसको हम कहते हैं मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री हमको कैसे पता चला? विषुवत रेखा से ये इसकी इतनी एंगल में दूरी होती है, डिग्री में नापी गई है ना, तो ये एंगल है, इतनी दूरी पर ये स्थित है। बस इतना इसमें केवल समझना है। फिर अक्षांश देशांतर अलग से हम डिस्कस करेंगे, तो इसकी जितनी भी चीजें हैं उसको हम देख लेंगे। आज केवल हम बेसिक परिचय ले रहे हैं मैप का। थोड़ा सा और उत्तर में जब पढ़ेंगे 23.5 डिग्री से, तो और ऊपर जब आप जाएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में एक आपको रेखा मिलेगी, जिसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्किल। और ठीक ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा अंटार्कटिक सर्किल। इधर आर्कटिक महासागर है और इधर अंटार्कटिक महासागर है, उन्हीं के नाम पर यह सर्किल का नाम रख दिया गया है। और इसके और उत्तर में जाएंगे तो 90 डिग्री पे यहाँ पे नॉर्थ पोल मिल जाएगा, उत्तरी ध्रुव मिल जाएगा, और इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर ये साउथ पोल मिल जाएगा, दक्षिणी ध्रुव आपको मिल जाएगा। ये तो एक बात हुई, बेसिक बात अक्षांश रेखाओं के बारे में। आगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की एक अलग से क्लास होगी, उसमें इनकी सारी और थ्योरी हम देख लेंगे। यहीं पे बात समाप्त नहीं हो जाती। आप एक रेखा देखते हैं, उत्तर से दक्षिण में भी खिंची हुई आपको दिखाई देती है। उत्तर से दक्षिण में जो ये रेखाएं खिंची होती हैं, उनमें मध्य में जैसे अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम खिंची थी, ऐसी एक रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री का जो ये लॉन्गिट्यूड होता है, उसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। इससे समय का निर्धारण होता है, उसको हम उस वाले वीडियो में देखेंगे। यहां पर हमको ये समझना है कि इसी के दोनों तरफ, ये तो बीच में हो गई, तो ये दोनों गोलार्धों को, दोनों तरफ इसके क्या पाए जाते हैं? ईस्ट में पाया जाएगा पूर्वी गोलार्ध और वेस्ट में पाया जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। जब भारत की स्थिति की बात होती है तो भारत के बारे में हम क्या कहते हैं? किस गोलार्ध में स्थित है? वैसे तो उत्तरी
है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है, क्योंकि यहां पर देखिए कर्क और मकर रेखाएं तो ये है ही हैं, विषुवत रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को यहां पर काट रही है। विषुवत रेखा और देशांतर रेखा जो यहां पर एक दूसरे को काट रही है, यानी कि यहां पर ऐसा जो ये फिगर बन रहा है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस गोलार्ध में है या कौन सा कंट्री किस गोलार्ध में है। मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर है उसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और उसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। ऐसे ही देशांतर के पूरब में पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध होता है। ठीक इसी तरह जब ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट वाला, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। जो वेस्ट और नॉर्थ वाला है तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, है ना, उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। ऐसे ही ठीक यहां पर हम आएंगे तो साउथ वेस्ट हो जाएगा ये, और इधर हम आएंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये दिशा का निर्धारण ऐसे ही किया जाता है मैप में। उत्तर हमेशा एन ऐसे आप मान के चलिए, इसी को अप्लाई करेंगे तभी आपको उत्तर दक्षिण समझ में आएगा। हमेशा ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, तो इसके विपरीत इधर क्या हो जाएगा, साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। केवल ये साइन लगा होता है, बाकी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखा के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसने दो भागों में इसको बांटा। अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर ऐसे स्थित होती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी स्थिति आप देखिए, ये ऐसे ऐसे कर्व में होती है, ये ऐसे कर्व में होती है। और ऐसे जो ये कर्व बने होते हैं, तो इसमें जो अक्षांश रेखाओं के पास दूरी है वो तो ज्यादा होती है, लेकिन जब हम पोल के पास पहुंचते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल के पास पहुंचे और चाहे हम साउथ पोल के पास पहुंचे, इन दोनों स्थिति में दूरी वहां पर जाके कम हो जाती है। लेकिन ये देशांतर रेखाओं का जाल ऐसा पाया जाता है। अब एक प्रश्न यहां पर बनता है कि जो ये नॉर्थ और साउथ ये हेमिस्फीयर हो गए, ऐसे ही हमने ईस्ट और वेस्ट में इसको बांट लिया। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ओशन है, कौन सा ऐसा महासागर है जहां पर दोनों ये नॉर्थ सॉरी अक्षांश और देशांतर वहां पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये प्रश्न आपसे जब भी पूछा जाए तो आप यहां पर ये लोकेशन ध्यान रखिए। अफ्रीका का एक लोकेशन है अफ्रीका, वहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। गल्फ ऑफ गिनी यहां पर पाई जाती है। ये देखिए, इसको मैं मिटाल कर फिर से आपको दिखा रहा हूं। गल्फ ऑफ गिनी यहां पर पाया जाता है। 1 मिनट, ये जो स्थिति ये है, यहां पर गल्फ ऑफ गिनी का ये एरिया है। यहां पर अक्षांश ये हो गया और ये देशांतर, ये एक दूसरे को यहां पर काटते हैं। तो किस ओशन में काटते हैं, ये अटलांटिक ओशन में एक दूसरे को काटते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों की तीनों गुजरती है और प्राइम मेरिडियन जो है वो भी गुजरता है। अगर ये आपसे पूछा जाए तो देखिए, ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई आपकी कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा और ये हो गई प्राइम मेरिडियन। और यहां पर देखिए एक दूसरे को ये कट भी कर रहे हैं, जो थोड़ा यहां पर एरिया है अफ्रीका के लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये सारे किस महाद्वीप से गुजरते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से ये सारे गुजरते हैं। ये तो एक बेसिक बात हो गई। अब हमको ये समझना है कि मैप को जो हम देखते हैं इसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं, उन बेसिक बातों को हम कैसे अपने दिमाग में बिठाएं। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आती है कि जो ये कॉन्टिनेंट हैं वो कितने हैं, कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी है। बचपन से आप पढ़ते आए हैं तो कॉन्टिनेंट की टोटल संख्या कितनी है, 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। ये सारे कॉन्टिनेंट आपके सामने हैं। इनको यहां पर हमको देखना कैसे है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। 2 तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तो कॉन्टिनेंट का एरिया वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको याद रखेंगे। और दूसरा है पॉपुलेशन, दूसरा आपसे पूछा जाएगा पॉपुलेशन। तो एक तो एरिया आपको पता होना चाहिए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और फिर ऐसे ही पॉपुलेशन में हमको देखना है। अब अगर हम एरिया वाइज कॉन्टिनेंट की बात करें तो नंबर 1 सबसे पहले हम एरिया वाइज देखने जा रहे हैं। एरिया में दिमाग में बिठाइए, एरिया सबसे ज्यादा है एशिया का,
तो पहला पोजीशन इसका हो गया। 2 नंबर पे जस्ट उसके बगल में आइए अफ्रीका। आप इधर से चल रहे हैं, एशिया देख लिया, एशिया से अफ्रीका, ऐसे ही लर्न करने की कोशिश करिए। और फिर आप यहां चले आइए नॉर्थ अमेरिका एरिया में, तीसरा जो नंबर है वो इसका है। और फिर नॉर्थ अमेरिका से नीचे आएंगे, 4 नंबर हो गया साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बाद में साउथ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ ये आगे पीछे हैं एरिया के मामले में। सबसे पहले एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में नॉर्थ अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका। और फिर इसके बाद में बारी आती है, ये थोड़ा सा आपको आश्चर्यचकित कर सकता है ये फैक्ट, कि वहां पर लोग रहते भी नहीं है, तो वो इतना ज्यादा कैसे एरिया में है। तो एरिया होना अलग बात है और रहना या ना रहना अलग बात है। तो चौथे स्थान के पे आता है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के बाद में आता है अंटार्कटिका। ये वाला जो एरिया है यहां पर ये 5वें नंबर पर हो जाएगा। और 6 नंबर पर आता है यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये यहां छुपा हुआ है, ये देखिए मैं ऊपर आ गया और ऑस्ट्रेलिया यहां पर दिख जाएगा आपको बड़ी आसानी से। ऑस्ट्रेलिया की बारी सबसे बाद में आती है, ये 7वें नंबर पर आपको मिलेगा। किस मामले में? एरिया के मामले में। आप इसको लर्न करिए। नंबर 1 एशिया, एशिया से जस्ट बगल में आप जाएंगे अफ्रीका, अफ्रीका से जस्ट बगल में आप इधर जाएंगे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से जस्ट नीचे आए साउथ में, तो ये साउथ अमेरिका हो गया। फिर और साउथ में इधर चले आए तो ये हो गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद में बारी आती है यूरोप की, और यूरोप के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद में साउथ अमेरिका, उसके बाद में साउथ अमेरिका के बाद में नीचे और साउथ में आएंगे तो आ जाएगा अंटार्कटिका, और फिर ऊपर जाएंगे क्या होगा? यूरोप, और यूरोप के बाद में फिर आप नीचे आएंगे और ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया जो ये दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है आगे, अभी हम आगे इसको देख लेंगे। तो ये पूरा हो गया क्या? एरिया वाइज। ये आप क्रम से नोट कर लीजिए। एरिया के बाद में पॉपुलेशन की बात अब हम करेंगे। पॉपुलेशन में भी कुछ सीक्वेंस शुरू का ऐसा ही मिलेगा, पहला और दूसरा जो स्थान है वो ऐसे ही मिलेगा। नंबर 1 पॉपुलेशन में कौन सा है, इसको दूसरे कलर से हम लिखे दे रहे हैं। पॉपुलेशन वाला जो कलर है वो हम किए दे रहे हैं ग्रीन से। एशिया नंबर 1 है पॉपुलेशन में, नंबर 2 पे अफ्रीका है, ये भी बिल्कुल पहले जैसा है। लेकिन अब नंबर 3 पे वैसे तो अमेरिका था एरिया में, इसकी जगह पे आ जाएगा यूरोप। अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की तो यूरोप आ जाएगा, और यूरोप के बाद में आएगा नॉर्थ अमेरिका 4 नंबर पे, 5 नंबर पे आएगा साउथ अमेरिका। अब यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 2 बचा, तो अंटार्कटिका में तो जनसंख्या रहती नहीं उतनी, तो 6 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका सबसे कम जनसंख्या वाला एरिया हो जाएगा 7 नंबर। इसको भी आप वैसे ही लर्न कर लीजिए। नंबरिंग भी आप इसमें बना सकते हैं। पॉपुलेशन अगर आपको लर्न करना है तो एरिया के साथ में आप लर्न कर सकते हैं। एरिया में एशिया फर्स्ट है, सेकंड पे अफ्रीका है, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका है, फोर्थ पे साउथ अमेरिका है, फिफ्थ पे और साउथ में हम जाएंगे अंटार्कटिका है, 6 पे फिर आता है आपका यूरोप, और 7 पे आपका आता था ऑस्ट्रेलिया। अब इसके साथ जो जोड़ा बन रहा है देखिए 1-1, यानी कि एशिया और अफ्रीका 2-2, ये पॉपुलेशन और एरिया में सेम है। फिर अमेरिका का देखिए 3-4 बन रहा है, साउथ अमेरिका का ये 4-5 बन रहा है, और ऐसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर 5 के बाद में 6 नंबर पे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, और फिर ये 7, और जो यूरोप है इसका 3-6 बन रहा है। इस तरीके से पेड़ बना के भी आप याद कर सकते हैं। दिमाग में बिठाइए, एशिया नंबर 1 है पॉपुलेशन में, एरिया में दोनों, अफ्रीका पॉपुलेशन एरिया में दोनों, फिर पॉपुलेशन में चेंज होता है, 3rd नंबर पे यूरोप आ जाता है, और 4th पे फिर नॉर्थ अमेरिका, 5th पे साउथ अमेरिका, और फिर 6th नंबर पर आपका आता है कौन सा एरिया, 6th नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7 नंबर पर फिर हो जाता है कौन सा, अंटार्कटिका वाला एरिया। तो एक ये बेसिक जानकारी हुई। अब आपको मैं यहां बताना चाहता हूं कि आपने इसके साथ ही सुना होगा कि ओशन पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने ओशन हैं और कौन से ओशन की कितनी एरिया है, इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं ओशन वाले उन समस्त प्रश्नों को जो आपसे कभी भी पूछे जाएंगे, तो बड़ी आसानी से बहुत इजीली आप उनको उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ओशन है, ओशन कितने हैं? महासागर और सागर में अंतर क्या होता है? महासागर जो होता है वो एरिया में बहुत बड़ा होता है और सागर छोटा होता है। जब हम सागर और महासागर का चैप्टर अलग से करेंगे तब उसमें डेफिनेशन भी हम कर लेंगे और डिफाइन कर लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि ओशन जो महासागर हैं, अभी हम बात करने जा रहे हैं ओशन के बारे में, तो महासागरों की सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संख्या कितनी है, प्रमुख महासागर कितने हैं। तो महासागर की अगर हम बात करें ओशन की, तो ये 5 प्रमुख महासागर हैं हमारे। इसमें कौन कौन से हैं और इसमें क्या क्या हमको देखना है? सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे महासागरों के बारे में भी एरिया के बारे में। सबसे पहले हम उसका एरिया देखेंगे। एरिया देखने के साथ में हम वॉल्यूम देखेंगे। एरिया का मतलब कितना उसका विस्तार पाया जाता है, कितना विस्तृत है वो, और वॉल्यूम का मतलब कितना जल उसमें भरा हुआ है। और तीसरा हम देखेंगे उसकी गहराई आपसे पूछी जाती है, डेप्थ। डेप्थ आपसे पूछी जाती है, गहराई उसके बारे में। और एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कोस्टल लाइन के बारे में। क्या पूछा जाता है? कोस्टल लाइन के बारे में। तो कोस्टल लाइन को भी हम देखेंगे। एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ, इन तीनों के जो आंकड़े हैं वो सेम है। जो भी मैं यहां पर बताऊंगा वही क्रम तीनों में चलेगा। एरिया में जो बड़ा होगा वही वॉल्यूम में बड़ा होगा, जो वॉल्यूम में बड़ा होगा वही डेप्थ में बड़ा होगा। ये तीनों के तीनों एक ही फैक्ट है। कोस्ट लाइन में जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन का मतलब होता है उसकी जो सीमा है वो देशों के साथ कितनी लंबी मिलती है, ये भी डिपेंड करता है उसके एरिया पे ही। तो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है? इसमें एक चीज ये मायने रखती है कि कितने देश उसके किनारे पर स्थित है और कैसा उसका एरिया है। तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। तो सबसे पहले ये तीनों को हम देख लेते हैं एक साथ में, एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ। तो जो भी चीजें यहां पर हम देखेंगे वो तीनों समान होंगी। एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के बारे में ये तीनों चीजें समान होंगी। तो सबसे पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें देखा जाए तो एरिया में पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के बारे में आप जानते हैं, जिसको आप प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर एरिया में नंबर 1 है। यहां पे मैंने 1 लिख दिया। प्रशांत महासागर के बारे में एक जानकारी और, ये उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बटा है। विषुवत रेखा से, इक्वेटर से जो उत्तर में है उसको उत्तरी प्रशांत महासागर, और जो दक्षिण में है उसको दक्षिणी यानी कि साउथ पैसिफिक ओशियन का नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह सेकंड नंबर पे आ जाएगा अटलांटिक ओशन। एरिया, डेप्थ और वॉल्यूम तीनों के मामले में इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, नॉर्थ और साउथ, दोनों ये हो गए। थर्ड नंबर पे हमारा इंडियन ओशियन आ जाएगा, हमारे देश के नाम पर है। अंग्रेजी में इसको इंडियन ओशन कहते हैं, हिंदी में इसको हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर जो है इसको कोई उत्तरी और दक्षिणी में वैसा डिवीजन नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा विषुवत रेखा इससे गुजरती है। विषुवत रेखा तो सबसे गुजरेगी, अटलांटिक से भी गुजरती है और इससे भी गुजरती है, प्रशांत पैसिफिक से, और इंडियन ओशन से भी गुजरती है। देखिए ये इक्वेटर जा रहा है और ये इनको डिवाइड कर रहा है, और इंडियन ओशन में ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर ये सब पाए जाते हैं। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर आता है साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन को अंटार्कटिका ओशन के नाम से भी जानते हैं, अंटार्कटिक महासागर के नाम से। तो ये फोर्थ नंबर पे आता है एरिया में, और ये हो गया थर्ड नंबर। तो सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशियन फर्स्ट, सेकंड पे अटलांटिक ओशियन, थर्ड पे इंडियन ओशन, और फोर्थ पे हो जाएगा सदर्न ओशन। तो सदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन, जो भी आप इसको कहें, एक ही है। और उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आता है आर्कटिक। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशन। जो ये आर्कटिक ओशन का पूरा एरिया है, ये एरिया वाइज फिफ्थ नंबर पर आता है। ये तो बात हो गई उसके एरिया की, वॉल्यूम की और डेप्थ की। अब यहां पर एक चीज और है, पैसिफिक ओशन यहां पर भी लिखा हुआ है और पैसिफिक ओशन यहां पर भी लिखा हुआ है। तो कौन सा पैसिफिक ओशन? ये दोनों एक है। मैंने आपको बताया ना कि जब इसको फोल्ड करके आप मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे इसमें मोड़ देंगे, जोड़ देंगे, तो ये पूरा गोल हो जाएगा। तो ये पैसिफिक ओशन जाके दोनों एक में मिल जाएंगे। अब यहां पर एक चीज और है, जो ये वेस्ट में दिख रहा है, ये वेस्ट में आपको दिख रहा है मैप में, लेकिन ये है ईस्ट पैसिफिक ओशन। और जो ये ईस्ट में दिख रहा है आपको, ये है वेस्ट पैसिफिक ओशन। समझ में आ रहा है? जब इसको आप फोल्ड करके ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा ईस्ट में पहुंच जाएगा और ये वाला हिस्सा वेस्ट में पहुंच जाएगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट अब हम देख लेते हैं कोस्ट लाइन के बारे में कि किसका कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें
तो पैसिफिक ओशन का ही है। यहां पर भी मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप उस कलर को ध्यान रखिएगा। यहां पर भी मैं ब्लू कलर ले रहा हूं, दूसरा कलर। तो कोस्टल लाइन के लिहाज से फर्स्ट नंबर पर प्रशांत महासागर आएगा, सेकंड नंबर पर सेम जैसे एरिया में था अटलांटिक जो ओशन है वो आ जाएगा, और थर्ड नंबर पर आपका इंडियन जो ओशन है ये आ जाएगा। ये तीनों तो सेम आ जाएंगे, लेकिन चेंज कहां होगा? केवल एक जगह। वैसे अगर हम एरिया की बात करें तो सदर्न ओशन जो था, ये दक्षिणी जो महासागर था, दक्षिण महासागर फोर्थ पे आता था, लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे कोस्टल लाइन की, तो अब फोर्थ पे आ जाएगा आर्कटिक ओशन, और ये आ जाएगा फिफ्थ पे। बस केवल इतना चेंज इसमें होना है, बाकी कोई चेंज इसमें नहीं होना है, इतना ही चेंज होना था। ठीक है, तो ये ओशन की बात हो गई, कैसे कैसे महासागरों का एरिया है। अब एक चीज और हमको देखनी है, जिसको डिटेल में तो हमको बाद में देखना है, लेकिन अभी क्या है, हमको इसके बेसिक कुछ चीजें हैं, बेसिक के बारे में समझ लेना है। एक मैप ये है, इस मैप को जब आप देखते हैं तो कई बार आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। आप कई बार सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो देश है या कॉन्टिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया देश भी है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आप कहते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जानिएगा, इसको जो ये पूरा एरिया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो ये नियर बाई रीजन जितने भी हैं, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऐसे पॉलिनेशिया, ये जो पूरा एरिया है, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, इनके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है, ये भी आपको जानना है। इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, आपने कई बार उस शब्द के बारे में आपने सुना होगा, ओशिनिया। कौन सा शब्द होता है? ओशिनिया। तो जो ये ओशिनिया शब्द है, ये ऑस्ट्रेलिया प्लस जो नियर बाई और लोकेशन है, इनको मिलाकर कहा जाता है। अब इसमें एक शब्द और आता है, ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया में क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों आते हैं। ऐसे ही मेलानेशिया है, इसमें मेलानेशिया में आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी, वनातु, है ना, सोलोमन आइलैंड, नौरू, ये सब आते हैं। पॉलिनेशिया है, पॉलिनेशिया में ये सारे कंट्रीज पूरा ही आते हैं। और जो माइक्रोनेशिया है, माइक्रोनेशिया में देखिए पलाऊ आता है, मार्शल आइलैंड आता है ना, किरिबाती आता है, गुआम आता है, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड आता है, तो ये पूरा एरिया आता है। अब जब इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, एक दिन जब ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया चैप्टर नाम से हम डिस्कशन करेंगे, तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें और क्या क्या चीजें आपको जाननी है। तो ये रही आज एक बेसिक क्लास। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो इसको और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। और आगे अब कंटिन्यू रहेगी ये क्लास, और हम कॉन्टिनेंट वाइज और छोटी छोटी चीजों को सब देखते चलेंगे। कॉन्टिनेंट वाइज हम चलेंगे, और फिर जब इंडिया की मैपिंग हम करेंगे तो उसमें हम स्टेट लेवल तक जाएंगे, जरूरत पड़ी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी हम चले जाएंगे यूपी स्पेशल में। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, ऐसे ही जुड़े रहें, ये क्लास आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।